नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। संज्ञा के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा के तीन भेद थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उनका विस्तार से हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संज्ञा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो तथ्य है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो फिर वो अपने गुण और दोषों के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द न रहकर जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। तो पहला जो अपना विशेष तथ्य है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे अपने गुण दोष के आधार पर जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक शब्द लिख देते हैं। और आगे लिख देते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो यहाँ पर जब हम व्यक्तिवाचक की बात करते हैं तो यहाँ पर उदाहरण है कश्मीर। अपने से पूछा जाए कि कश्मीर में कौन सी संज्ञा है, तो कश्मीर दृश्य है और एक वचन है। और जहाँ दृश्य और एक वचन होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हम कश्मीर का बहुवचन नहीं बना सकते हैं, इसलिए कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करेंगे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और अपने से पूछा जाए कि यहाँ कश्मीर में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर कश्मीर में, इस वाक्य में कश्मीर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। कौन सा संज्ञा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्यों है? क्योंकि उदयपुर और कश्मीर के जो गुण हैं वो एक समान होने के कारण ही उदयपुर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। यानी यहाँ पर कश्मीर है वो अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, किसके साथ? उदयपुर के साथ। इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम शेक्सपियर। शेक्सपियर है, ये व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम है तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसका बहुवचन नहीं बनता है, इसलिए कौन सी संज्ञा में रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहेगा। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं और लिखते हैं कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब शेक्सपियर यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर है वो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि शेक्सपियर के और कालिदास के जो गुण हैं
यानी इन्होंने महाकाव्यों की रचना की है और दोनों के एक जैसे होने के कारण कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस वाक्य के अंदर हमसे पूछे कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यहाँ पर शेक्सपियर को आपको रेखांकित करके दिया जाए और पूछा जाए कि शेक्सपियर में कौन सी संज्ञा है, तो आपके यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि कालिदास के और शेक्सपियर के जो गुण है वो एक समान होने के कारण कालिदास में व्यक्तिवाचक है, जबकि शेक्सपियर में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, सीता। भारत में घर घर में सीता पैदा होती है। अब अपने को यहां पूछा जाए कि सीता में कौन सी संज्ञा है, तो सीता स्त्री का नाम है और एक वचन है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु यहाँ पर सीता में अपने से पूछा जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक घर का वर्णन हो गया, प्रत्येक घर में, और जब एक से ज़्यादा का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। कि भारत में घर घर में यानी प्रत्येक घर में सीता पैदा होती है, यानी सभी घरों में क्या पैदा हो रही है, सीता पैदा हो रही है। इसलिए एक से ज़्यादा के लिए हमने प्रयुक्त किया है सीता को। और यहाँ पर सीता स्त्री से संबंधित नहीं है, यहाँ पर स्त्री के गुण और दोष से संबंधित है, यानी सीता में जो गुण थे वही भारत की स्त्रियों में गुण है। तो इस प्रकार से जो पहला तथ्य है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर क्या बन जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके बाद दूसरा जो तथ्य है वो है जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द, यानी इसका विपरीत होगा, जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो फिर वे जातिवाचक संज्ञा न रहकर क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे अपने गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। अब लिख देते हैं यहां पर जातिवाचक संज्ञा, और यहां लिख देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सबसे पहला उदाहरण लिख देते हैं यहां पर गोस्वामी, और अपने से पूछे कि गोस्वामी में कौन सी संज्ञा है, तो गोस्वामी एक जाति का नाम है, और जाति का नाम है इसलिए कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर इसी गोस्वामी को हम वाक्य में प्रयुक्त कर दें तो फिर यही गोस्वामी किस में बदल जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अब यहाँ पर एक ग्रंथ का नाम दे रखा है रामचरितमानस, और रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन थे, गोस्वामी तुलसीदास जी।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गोस्वामी नाम आया है, ये गोस्वामी नाम किसके लिए आया है? तुलसीदास जी के लिए आया है। इसलिए यहाँ पर अपने से पूछे कि इस गोस्वामी में कौन सी संज्ञा है, तो गोस्वामी यहाँ पर किसके लिए आया है? तुलसीदास जी के लिए, यानी व्यक्ति विशेष के लिए आया है। और व्यक्ति विशेष के लिए जब कोई शब्द आता है तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो अपने से यहाँ पर गोस्वामी को रेखांकित करके दिया जाए और पूछा जाए कि गोस्वामी में कौन सी संज्ञा है, तो अपना उत्तर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, पंडित जी। पंडित जी, अब पंडित भी एक जाति विशेष है, इसलिए जहां भी जाति विशेष होगा तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जब इसको वाक्य में प्रयुक्त कर दें, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इसको यहाँ से रेखांकित करके दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो अपने को सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री दे रखा है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए यहाँ पर जो ये पंडित जी नाम आया है, ये किसके लिए आया है? जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है। और जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई शब्द आता है तो वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा न होकर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर पंडित जी में जातिवाचक संज्ञा न होकर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। क्यों है? क्योंकि पंडित जी का संबंध है वो किससे है? जवाहरलाल नेहरू से है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, गांधी जी। अब पूछे कि गांधी जी में कौन सी संज्ञा है, तो बिल्कुल गांधी जी में एक जाति का बोध कराता है और इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया, और पूछे अपने से कि इस गांधी जी में कौन सी संज्ञा है, तो अपने को यहाँ से देखना है अहिंसा। और अहिंसा का जो नारा है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसलिए यहाँ पर जो ये गांधी जी आया है, ये किसका बोध करा रहा है? महात्मा गांधी जी का बोध करा रहा है। और किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने के कारण यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द जब उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो फिर वे जातिवाचक संज्ञा न रहकर कौन सी संज्ञा बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब तीसरा विशेष तथ्य है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, जिसका अध्ययन हमने कर लिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होगी। लेकिन अगर उनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, यानी वही व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होगी, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, लेकिन जब वही व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक आपके भाववाचक संज्ञा है बहुवचन में प्रयुक्त कर दी जाती है तो फिर वो कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं
भाववाचक संज्ञा के, जैसे दूरी, दूरी। और दूरी से जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? दूरियां। ठीक है। अब इसको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं। आजकल नेताजी ने जनता से दूरियां बना रखी हैं। और पूछे कि यहाँ पर दूरियां में कौन सी संज्ञा है, तो देखो दूरी है, ये भाव है, और भाववाचक संज्ञा को हमने बहुवचन में दूरी से क्या बना दिया? दूरियां। बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया, तो जहाँ भी बहुवचन होगा वहाँ हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही होगी। यानी चाहे वो व्यक्तिवाचक हो चाहे भाववाचक हो, किसी को भी हम अगर बहुवचन में बदल देंगे तो बहुवचन सिर्फ कौन सी संज्ञा में आती है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। इसलिए दूरियां में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। दूसरा उदाहरण देते हैं, चोरी। और चोरी का बहुवचन बनाएंगे तो चोरियां। और इसका उदाहरण है, आजकल शहर में बहुत चोरियां हो रही है। और पूछ ले कि चोरियां में कौन सी संज्ञा है, तो देखो चोरी है, ये भाव है, और जब इसको हम बहुवचन में बदल देंगे तो चोरी से क्या बन जाएगा? चोरियां। तो जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना देंगे तो फिर भाववाचक संज्ञा न रहकर क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तीसरा, अब व्यक्तिवाचक के उदाहरण लेते हैं, जयचंद। और जयचंद को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? जयचंदों। आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद एक वचन है और व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब इसको बहुवचन में बदल दिया हमने और बहुवचन में बदलकर जयचंदों बना दिया, तो जैसे ही बहुवचन में बदला तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब ये यहाँ पर जयचंद व्यक्ति के लिए नहीं आया है, इसके गुण और दोष से संबंधित है ये। यानी जयचंद के अंदर जो गुण थे, जो दोष थे, उन्हीं गुण दोषों के आधार पर कहा गया है कि आजकल देश में जयचंदों यानी विश्वासघातियों की कमी नहीं है। इसी प्रकार से विभीषण और विभीषण का बहुवचन क्या बन जाएगा? विभीषणों। आजकल घर घर में विभीषणों का बोलबाला है। तो यहां पर विभीषण व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे इसको बहुवचन में बदलेंगे कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। और वाक्य में प्रयोग कर दिया विभीषणों, तो अब ये विभीषण से संबंधित न रहकर विभीषण के जो गुण और दोष हैं उनसे संबंधित हो गया। यानी घर का भेदी, घर के भेद देने वाला यहाँ पर इसका अर्थ हो गया। और लिख दिया कि आजकल घर घर में विभीषणों का बोलबाला, यानी घर के जो भेद हैं वो बाहर प्रकट करने वाले व्यक्तियों की आजकल कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से तीसरा जो अपना नियम था वो कह रहा है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द जब उन्हें हम बहुवचन में प्रयुक्त कर देते हैं तो जैसे ही बहुवचन बनेगा तो क्या बन जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग केवल एक ही संज्ञा में होता है
और वो जातिवाचक संज्ञा में होता है। अंतिम जो अपना विशेष तथ्य है वो है विशेषण शब्दों को, चौथा है विशेषण शब्दों को जब बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वे विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। यानी विशेषण शब्द है और विशेषण को हम किस में बदल देते हैं, बहुवचन में बदल देते हैं। तो जब विशेषण शब्द को हम बहुवचन बना देंगे तो फिर जैसे ही बहुवचन बनेगा तो कौन सी संज्ञा बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। अमीरों, और उदाहरण में लिख देते हैं आजकल अमीरों ने पूरे देश पर कब्जा कर रखा है। और इसमें अपने से पूछे कि अमीरों में कौन सी संज्ञा है, तो अमीर है, अमीर तो क्या है, विशेषण है, और अमीर का हमने क्या बना दिया, बहुवचन बना दिया अमीरों। तो अमीरों में कौन सी संज्ञा होगी, जैसे ही हम विशेषण शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, न कि विशेषण। दूसरा उदाहरण है गरीब, और गरीब से क्या बन जाएगा, गरीबों, यानी गरीब का जो बहुवचन है वो क्या बन जाएगा, गरीबों। और इसका यहाँ पर उदाहरण दे देते हैं, आजकल गरीबों की कोई नहीं सुनता है। आजकल गरीबों की कोई नहीं सुनता है। और पूछे कि इस गरीबों में कौन सी संज्ञा है, तो गरीब क्या है, गरीब व्यक्ति, यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा था गरीब, इसलिए जब किसी की विशेषता बताए तो वो क्या कहलाता है, विशेषण। और जैसे ही गरीब से क्या बना, गरीबों, यानी इसका बहुवचन बन गया, यानी विशेषण का बहुवचन बना दिया। और जैसे ही विशेषण का बहुवचन बनेगा तो गरीबों, और गरीबों क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा से संबंधित जो 4 महत्वपूर्ण तथ्य थे उनका हमने अध्ययन किया। पहला जो तथ्य था वो यह था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम उनको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द न रहकर जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। दूसरा अपना तथ्य था कि जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे हैं जब हम उनको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा न रहकर क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तीसरा तथ्य था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, अगर हम उनको बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो वे फिर क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। और चौथा था विशेषण शब्दों को अगर हम बहुवचन में प्रयुक्त कर दें तो फिर वो विशेषण न रहकर क्या बन जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। धन्यवाद। अपना संज्ञा का जो टॉपिक था वो पूर्ण हो चुका है। आगे की कक्षा के अंदर हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।